वजह, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तब तक कुछ भी संभव है। आपने क्या समझ कि कुछ लोग समय से पहले हार मान जाते हैं कि हमसे ये नहीं होने वाला है, लेकिन जब तक आपकी सांसें चल रही है तब तक कुछ भी हो सकता है। यानी जो आप चाहेंगे हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई। बस सफलता एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है हार्ड वर्क। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, पैर पीछे करो तुम, जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलती है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो क्लास 10th भौतिकी शास्त्र, यानी जो देख रहे हैं ये भारतीय भवन है। ये क्या हमारे जो एनसीई आरटी पैटर्न पर आधारित होती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है जिनका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसी का हम आज अति लघुतरीय जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं ये क्या है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। ठीक है, नंबर 1, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे, याद है आप लोगों को, कि जब मान लीजिए इस तरह का कोई कांच है और आपतित किरणें इस तरह से आती है तो इस तरह से वह क्या होती है, जाना चाहिए उसको सीधे, लेकिन वह हल्की सी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम प्रकाश का अपवर्तन। हेलो, इसको क्या बोले थे हम लोग? तब प्रकाश का अपवर्तन। किसी को दिक्कत? तो आपसे पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस तरह के परिवर्तन को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। किसी को दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे हवा से सघन माध्यम जैसे कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर हटती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। हम लोग जानते हैं कि विरल से जब सघन में जाती है, विरल से जब सघन में जाती है तो वह अभिलंब की, आज जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह के वो फोटो बना दीजिएगा आप वहां पर। हो गया? हवा, यहां लिख देंगे हम लोग विरल, आई लिखेंगे कांच, ये लिखेंगे हम लोग सघन। किसी को दिक्कत? अब ये ऐसे आ रही है सीधे, तो ऐसे आएगी? नहीं आएगी, वो क्या हो जाएगी, यहां से हल्का हल्का ऐसे मुड़ेगी, ये ऐसे आएगी। क्लियर? यहां पर दिखा देंगे प्रकाश का अपवर्तन, ये बना दीजिएगा। अब लिखिएगा ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ेगी? अभिलंब। तो यहां लिखेंगे आपतित किरण, इसको लिखेंगे अभिलंब, आई लिखेंगे अपवर्तित, अपवर्तित किरण। किसी को दिक्कत? हो गया? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की। किसी को दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना। जब प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, प्रकाश की एक किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? क्वेश्चन समझे बात को? नहीं समझे? ऐसे समझिए, प्रश्न कह रहा है कि ये ऐसे है, क्लियर, और नीचे हवा है, ऊपर में भी हवा है। किसी को दिक्कत? ये क्या हमारे भाई? कांच है। ये क्या है? तो हवा होगा विरल और कांच होगा। अब वो क्या कहा कि जब प्रकाश ऐसे आती है तो यहां पर एक अभिलंब होगा, यहां पर अभिलंब होगा, जाना चाहिए प्रकाश को इस दिशा में,
लेकिन वो ऐसे जाती नहीं है, जाती तो ऐसे है। किसी को दिक्कत? जब यहां से वह निकलने लगती है तो यहां पर एक अभिलंब होगी, जाना चाहिए उसको इस डायरेक्शन में, लेकिन उसी डायरेक्शन में जाएगी नहीं। अब वो यहां से क्या होगी, दूर होगी। तो अब ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिया है, पॉइंट लिया है नीचे वाला। क्या कह रहा है देखो, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब से दूर मुड़ती है। तब माध्यम 1 जो है वो ज्यादा सघन है और माध्यम 2 जो है वो विरल है। वही आपको लिखना है। लिखेंगे माध्यम 1 ज्यादा सघन है और माध्यम 2 विरल है, अर्थात 1 से 2 में न गया है। जब दूर हट रहा है इसका मतलब है कि सघन से विरल में जा रहा है। सघन से दूर हटने का मतलब क्या हुआ, सघन से विरल में जा रहा, यानी माध्यम 1 सघन है, माध्यम 2 विरल है। तुम क्या समझ रही कि सीख जाएगी क्या? भगवान उतर जाएंगे ना तभी नहीं सीखेगी तुम, सीखवे नहीं करेगी तुम, हम जानते हैं इस बात को। पागल लड़की, बता रहे हैं। हाँ, एक बार नहीं देख रही है इसको। आके बैठ गए, हो गया क्लास? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? ये तो सिंपल बात है, ये तो याद रखने की समझने की जरूरत ही नहीं है। 3 लाख, कितना चलता है भाई मेरे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसी को दिक्कत? लेकिन कभी कभी आपको उजराने के लिए परीक्षा में क्या कर देता है, ऑब्जेक्टिव में लिख देगा 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड ना, या 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे करके भी दे देगा। तो आप मीटर में मत जाइएगा क्योंकि चाल है किलोमीटर में, ठीक है। तो 3 लाख ऐसे रहे, चाहे 3 के पावर 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर 5 रहे, तो ऐसे रहे। ये दोनों में से कोई याद रखना है। लेकिन कभी कभी एक चीज और दे देता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बात वही है, वो किलोमीटर को कर दिया है, तो 8 रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड। बाकी औरों को आप गुना भाग करके देख लीजिएगा कि कौन सही कौन गलत, ठीक है। चलिए इतना समझ गया ना। आगे है स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल ने क्या कहा था कि भाई आपतित प्रकाश किरणें जब आई तो कौन क्या बनेगा, आपतन कोण। जब वो अपवर्तित होती है तो कौन क्या बनेगा, अपवर्तन कोण। नहीं, जैसे ऐसे मान लीजिए आई है तो अभिलंब है, तो दोनों के बीच का क्या कोण, यहां से अपवर्तित होती है तो ये कोण, यानी आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होती है। लेकिन ये किसके लिए, तो सभी प्रकार के माध्यम के लिए, सभी प्रकार के। यहां अभी हम हवा और कांच की बात पढ़े थे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जल और तेल, या तेल और जल, हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं हवा और जल, कोई दिक्कत? आप माध्यम बदल दिए हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपतन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होती है। क्लियर है? तो माध्यम चाहे कोनो रहेगा चलेगा, नंबर 1। नंबर दूसरा पॉइंट, ये रंग अगर कलर रेड है, कोई जरूरी नहीं ब्लैक ही प्रकाश आ जाए, कोई जरूरी नहीं है ये ब्लू प्रकाश आ जाए। यानी किसी भी वर्ण के लिए और किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, किसी को दिक्कत? स्नेल साहब ने क्या बताया कि जब प्रकाश अपवर्तित होती है, प्रकाश अपवर्तित होती है तो जब वो एक माध्यम से दूसरे में जाती है ना तो अपवर्तन करती है, तो कौन बनाती है, तब कोण बनाने पर आपतन कोण और क्या बनता है, अपवर्तन कोण। ये दोनों हमेशा क्या होती है, बराबर। कब, चाहे वो माध्यम कोनो रहेगा या रंग कोई भी रहेगा। किसी को दिक्कत? तो आप क्या लिखेंगे, स्नेल के नियम, तीर प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अब फिर नीचे लिखेंगे किसी भी वर्ण के लिए, किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। चलिए तो आगे पढ़ रहे थे हम लोग, स्नेल का नियम हो गया था।
आगे है अपवर्तनांक की परिभाषा दीजिए। देखो भाई समझो पहले अपवर्तनांक क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक बराबर क्या पढ़े, वायु में प्रकाश की चाल। आप वायु नहीं लिख करके आप निर्वात भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बटे का उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी बट्टा का मतलब हुआ अनुपात नहीं, तो आप कैसे परिभाषा लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उसका वर्तनांक कहते हैं। किसी को दिक्कत, फिर समझ लेते हैं क्या। जैसे देखिए यहां से निर्वात ऊपर में है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक। अब आगे कह रहा आपसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। इस पर कथन मतलब इस कथन का क्या तात्पर्य, माने इस बात का क्या मतलब। ओ साथ छूट गया था, चलिए आगे। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, सघन माध्यम या विरल माध्यम। अब कह रहा है किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, तो सीधा भी समझो ऐसे, वायु में प्रकाश की चाल कितनी, 3 लाख हो गया। अगर इसमें तुम कम से भाग करोगे, कम से भाग करोगे तो अब मर्तब्य ज्यादा जाएगा, नहीं ज्यादा जाएगा। ज्यादा से भाग करोगे तो मर्तब्य क्या जाएगा, कम जाएगा। मर्तब्य जाने का मतलब कि अपवर्तनांक कम निकलेगा। अगर कम से भाग देते हो, कम से भाग, तो अपवर्तनांक क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो कम भाग देने का मतलब कि प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए, तो किस में होगा, सघन माध्यम में। समझ में आई बातें, सघन में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम, अब विरल में क्या होगी। अब एक उदाहरण समझो, यहां हमारे पास है जल, अब यहां पर हमारे पास है ले लेते हैं हीरा, यहां ले लेते हैं कांच, देखे थे ना। तो जल में प्रकाश की चाल कितनी भाई, 2.25000। हीरा में कितना है, 1.200। कांच में कितना है, 2 लाख, है ना। अब देखिए ज्यादा से अगर भाग करेंगे तो मर्तब्य कितना जाएगा, कम। इसका मतलब कम जाएगा, तो अपवर्तनांक क्या हुआ, कम। इसका मतलब इसमें प्रकाश की चाल क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बातें, तो फिर समझते हैं इसको। अब कह रहा आपसे कि अपवर्तनांक अधिक होता है किस में, तो सघन माध्यम में। किस में होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल वहां कम होगी। अब प्रकाश की चाल कम होगी तो अपवर्तनांक अपने आप ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे। नंबर 8, पानी का अपवर्तनांक 1.33। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब हुआ वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। अब दोनों का निकालिए, तो 3 लाख बटे का 2 लाख, इसको काट पीट करेंगे तो कितना आएगा, 1.33। किसी को दिक्कत, समझ में आ गई बातें, फिर समझते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की, दोनों का काट पीट करने पर कितना आएगा, जैसे हमने लिख दिया है। क्लियर, अब आगे पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम लोग चित्र से समझे थे, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए ये हमारी क्या है भाई, अब गौर करना, ये तिरछी किरणें आ रही थी ऐसे, तो जाना चाहिए उसको ऐसे ना भाई मेरे, तो क्या वो ऐसे जा पाएगी, तो वो ऐसे अभिलंब की ओर मुड़ेगी। किसी को दिक्कत, अब समझो मेरे भाई, ये यहां पर इसका क्या है, अभिलंब है, तो जाना चाहिए उसको ऐसे, ऐसे जाएगी क्या, नहीं जाएगी, वो क्या होगी, थोड़ी सी ऐसे टर्न ले लेगी, ले लेगी। अब तुम क्या करना, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लो और इसको थोड़ा सा तुम पीछे ले जाओ, तो दोनों के बीच में एक दूरी समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, तो यही है, यानी इसको कहते हैं हम लोग निर्गत किरण, इसको कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। चित्र से समझ गया ना।
जब अगर पार्श्विक विस्थापन तुम्हें आए, चित्र जहां तक हो संभव बना दीजिएगा, तो आपको जो टीचर मतलब जो नंबर देने वाले होंगे वो एकदम समझ जाएंगे कि बिल्कुल सही बनाया है, इसको नंबर पूरा देना है। परिभाषा आप क्या लिख रहे हैं उससे क्या चित्र से समझ जाएंगे, वो ना समझ जाएंगे। फिर समझते हैं, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण के बीच की जो लांबिक दूरी है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्श्विक विस्थापन। किसी को दिक्कत? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और उनमें दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब देखिए वहां पर चित्र किताब में है, हमने तो नोट किया ही नहीं। अब पेज संख्या किताब का निकालिए, देखिए कितना है, चलिए 47, यानी कि कितना हुआ जी? 47 का मतलब 47 हुआ ना। चलिए आज चित्र देख रहे हैं, यही वाली चित्र है, क्लियर? अब समझिए, अब यहां कह रहा आपसे कि इसमें कौन सा निर्गत किरण है, कौन सा कह रहा आपसे? निर्गत किरण है, क्लियर? तो अब चित्र के हिसाब से समझना है, ऐसे आपसे पूछेगा ही नहीं, लेकिन पूछेगा तो वहां ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि 1 2 3। अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझिए, ये इस तरह से है, क्लियर? ये आ रही है किरणें ऐसे, अब यहां से आकर के उसने 3 को कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया और ये 3 कर दिया। अरे उससे क्या, समझिए ना, पहले हो गया, ये 3 कर दिया। तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो काली वाली आ रही है वो सीधे सीधे आ रही है, यही हमारी निर्गत किरण है। आपसे निर्गत किरण पूछ रहा है भाई, तो सीधा सीधा लाइन में जो जा रहा है वो निर्गत किरण है। हेने होने पुछरी पाछरी निकल गया, वो क्या है? अपवर्तित किरण है। समझ में आई बातें? चाहे हमको चित्र ऊपर देगा नीचे देगा उससे मतलब नहीं, हम देख लेंगे कि लाइन में कौन सीधा सीधा में है। तो जो सीधा सीधा में है वो क्या है? हेने होने साइड हो गया, वो क्या कहेंगे? हो गया क्लियर? समझ में आ गई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। उसको भी क्लियर कर दूं क्या? हो जाएगा ऐसे। अब दूसरा देखिए, अब बुआ जी चित्र ऐसे हमने नोट नहीं किया था, चित्र ख में कह रहा है साइन आई का मान कितना होगा। तो देखिए, तो 60 नीचे 60 है, देखिए वहां पर लिखा हुआ एक चित्र में इस तरह से, एकदम इजी क्वेश्चन है इसलिए हमने उसको नोट नहीं किया था। यहां से ऐसे आई है, ऐसे लौटी है, फिर ऐसे आकर के ऐसे, तो यहां पर जो कोण है वो 60 है, तो ऊपर का कोण भी कितना होगा? क्योंकि आप तो पहले भी जानते हैं कि साइन आई बराबर, तो साइन आर अगर 60 है तो साइन आई भी कितनी होगी? 60 ही होगी। दैट्स ऑल। अगला देखिए, एक चित्र बनी हुई है और कह रहा है कि सीधे लंबत आ रही है, तो क्या होगा वो? अब बर्तन ऐसे ना मुड़ेगी जी, तो सीधे जाएगी। हम लोग पढ़े थे कि तिरछी किरणें मुड़ती है बुआ रे, सीधा वाला ना मुड़ती है, सीधा सीधे निकलती है। तो हो गया, इसको देने की जरूरत ही नहीं मुझे। क्या हम लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद है ना कि कांच में अगर लंबत किरणें हैं तो वो सीधे निकलेगी और तिरछी किरणें टर्न होती है। कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे हैं लेंस कितने प्रकार के हैं बुआ रे। तो लेंस तो हम लोग पढ़े किए थे, 2 ही प्रकार का होता है। देखिए ऐसे मूल रूप से होता है 2, लेकिन किताब कह रहा है कभी कभी 3, है ना। अब कैसे? तो एगो होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, एगो बेलनाकारो लेंस होता है। देखिए उसके बारे में आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ नहीं दिया है, नामों का चर्चा नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए हमने उसको नहीं पढ़ाया था। किताब जो कह रहा है, लेकिन कहेगा सर आप कैसे जानते हैं कि 3 प्रकार का हुआ? तो जब हम क्लास आगे वाला पढ़ेंगे चैप्टर, यानी कि वो तीसरा चैप्टर जो है उसमें पूछता है निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल लेंस, है ना। और जब जरा दूरदर्शिता हो जाती है तो द्विफोक्सी लेंस, ठीक है ना। और अबिंदुकता हो जाती है तो कौन? बेलनाकार लेंस। इसका मतलब लेंस वहां पर हो गया 3 प्रकार का, ठीक है ना। समझ में आई बात है? ऐसे उसके बारे में डिटेल्स वहां चर्चा करेंगे, लेकिन हमें कह रहा है लेंस कितने प्रकार के? तो लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। साथ में आप लिख दीजिएगा, इसके अलावा एक और लेंस होती है जिसका नाम है बेलनाकार। क्या नाम होता है उसका? है ना, किताब में नहीं है लेकिन आप दे सकते हैं, लेकिन वहां लिख दीजिए मुख्यतः 2 प्रकार के, मुख्यतः 2 प्रकार के, जो हमारा किताब कह रहा है। आगे लेंस का मुख्य अक्ष की परिभाषा, अरे भाई इसे तो हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं एकदम। देखिए एगो लेंस बना देंगे ऐसे, कोनो वाला लेंस बनाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे P, यहाँ दे देंगे F, यहाँ दे देंगे यहाँ F2, 2F2,
इधर कर देंगे F1, इधर 2F1 हो गया। क्या लिखेंगे बताइए। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। किसी को दिक्कत? आगे। पतला लेंस क्या है? तब पतला लेंस का मतलब होता है वैसे लेंस जिसके द्वारक नहीं, कल तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, पतला लेंस मोटा लेंस। नहीं, जैसे देखिए ये क्या है भाई, ये पतला हुआ, ये क्या हुआ, मोटा हुआ। सीधा सीधा बात है। क्या ये शादियां है, ये तानिया है? कोई दिक्कत? हाँ हाँ बोलिए ना, हम सुन लिए थे। चलिए आई किताब कर। तो हम लोग पतला लेंस समझ गए ना। पतला लेंस किसे कहते हैं भाई मेरे? कि जिसके द्वारक क्या हो, कम हो। अब मोटा लेंस किसको कहेंगे? जिसके द्वारक। चलिए धन्यवाद। अब आगे। रे बुआ कह रहा है कि प्रत्येक लेंस में कितने मुख्य फोकस? लेंस के किस मुख्य फोकस को उसका फोकस कहेंगे? तो दूगो होता है मुख्य फोकस। लेंस में कितने फोकस? तो दूगो मुख्य। कैसे? तो बताए थे। देखो ना इसे देखिए, क्योंकि लेंस जब बनाते हैं तो दूगो कांच का गोला लेते हैं और दोनों कांच के गोला को ऐसे व्यवस्थित कर देते हैं। अरे बउआ ये उसका क्या हो गया? वक्ता केंद्र। ये उसका क्या हो गया? वक्ता केंद्र। तो 2F2 और 2F1। अब मान लीजिए यहाँ लेंस है तो ये ऐसे गया है तो ये हो गया उसका मुख्य अक्ष। क्लियर? इतना समझ गए? अब आपतित प्रकाश किरणें आएगी तो कभी ऐसे लौटती है, इधर से कहीं आ गई तो इधर लौटेगी। तो दूगो F हुआ ना जी। तो कहने का मतलब हुआ कि लेंस में कितने मुख्य फोकस? तो दो। लेकिन बताइए चार को कहां से होगा? तो वक्ता केंद्र ना होता है, फोकस थोड़ी होता है। दूगो हुआ था, वक्ता केंद्र को हम लोग C नहीं लिख करके 2F2 करते हैं, ठीक है ना? या C1 C2 कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख देंगे ऐसे C1, इसको कर देंगे C2, क्या दिक्कत है? समझ में आई बातें? तो चलिए, तो अब लेंस में कितने फोकस? तो दो फोकस। अब रहा कि कौन मुख्य फोकस? तो जहां से प्रकाश अपवर्तित होती है। समझिए ये हमारा क्या है भाई? ये क्या है? यहां पर भी एगो F है, अगर यहां पर भी F है, यहाँ एगो C है, एगो यहाँ भी C है। तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। इसको समझ में आ रही बात है? अब आपतित प्रकाश किरणें अगर ऐसे आई है तो इधर रिटर्न होगी, ये मुख्य फोकस हो गया उसका। ठीक है, समझ में आई बात? तो किसको कहेंगे मुख्य फोकस? तो जहां से प्रकाश का अपवर्तन हो। अब आगे गेट खोल दीजिए, थोड़ा हवा आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहां रखने पर उसके आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनेगा? रे बउआ, बराबर जब ये कहता है, चाहे वो दर्पण कहे चाहे लेंस कहे, दर्पण कहे चाहे लेंस कहे, तो लिखेंगे दुगनी फोकस दूरी, यानी कि वक्ता केंद्र। क्या बोलते हैं हम लोग? चलो ना चित्र पर देखो ना। एगो देखे थे ऐसे फोटो था, एक कौन सी नाम था? कौन दर्पण? अवतल। यहाँ पर लाए थे C पर, तो हमने चित्र बताया था आपको, मूड़ी ऊपर करना, एगो मूड़ी नीचे कर देना। कर दिया। हेने से हेने जाओ, हेने से हेने जाओ, इन्ने से जाओ, इन्ने से जाओ, इन्ने से मिलाओ, इन्ने से मिलाओ, बात खत्म। नहीं, बराबर बराबर। आपसे वही तो कह रहा है कि वस्तु कहां रखने पर उसके आकार के बराबर। तो बराबर। फिर कह रहा है वास्तविक, माने कि मूड़ी नीचा। वास्तविक का मतलब हम क्या समझते हैं? मूड़ी नीचा माने उल्टा। हो गया। अब चलो उत्तल में भी चलो, अच्छी लेंस में। अब चलो हम लोग लेंस में। तो ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस। कहां पर आए थे? तो यहां से ऐसे गया था, ऐसे अपवर्तित हुआ था। तो हम कहे थे आपको यहीं पर फोटो बना लेना है, आपको ऐसे करके। हो गया। तो कब बनता है? जब 2F पर रहता है तब। कहां बनेगा? कोई दिक्कत? चाहे वो लेंस पूछे या बउआ रे, यही तब मैंने बात है, पूछवे करता है। 6 गो चित्र है ना रे, 6 गो चित्र में मेन 2 गो चित्र है। एगो शुरू वाला, जब वस्तु के पीछे बनेगा बड़ा बनेगा, एगो पूछता है कहां बराबर बनेगा?
तो 2f पर रहेगा तब बनेगा। यही जो दो को ज्यादा पूछता है। चलिए अब आगे, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल की कि अवतल की? अब हमरा ना पता है, वो तो लोग कल निर्देशांक चिन्ह पार्टी का हम लोग पूरा क्लियर कर लिए थे। नहीं तो किसका होगा, देखिए तो अरे यहाँ पर लिखल होगा उत्तल लेंस। कैसे, नहीं समझे बात को? अरे देखो यहाँ कह रहा है, देखिए फोकस दूरी क्या कह रहा है हमसे, फोकस दूरी क्या होगी भाई, धनात्मक। तो हमरा याद है कोनो बात, सर जी पढ़ाए भूल गए, तो हम एगो चित्र बना लेंगे फट से ना, एगो ऐसे बना लेंगे, एगो ऐसे बना लेंगे ना रे। इधर करेंगे धनात्मक, इधर करेंगे धनात्मक, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर ऐसे नहीं करके प्लस प्लस कर देते हैं, क्या दिक्कत है? लेंस चाहे दर्पण कुछ होगा, रखेंगे मिडिल पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट पर रखे क्या? आपतित किरण किधर से आएगी, इधर से आएगी कि इधर से आएगी? सीधा सीधी कहानी, किधरों से नहीं जाना है, सीधे बाई से दाई जाना है। तब बाई से दाई हैने से हैने जाएंगे, तो अब ये लौटेगी क्या? नहीं, तब तो यहां से भागेगी। तो किधर बन रही है, यहाँ ना बन रही है। तो यहाँ एफ है ना, तो कोई भी दूरी मापते हैं तो इधर ना चल रहे हैं भाई रे, तो धनात्मक होगा। क्या होगा वो, मिडिल पॉइंट से उधर गए हैं तो धनात्मक, मिडिल पॉइंट से इधर आएंगे तो क्या? तो वही कह रहा है, तो किसका होता भाई, तो उत्तल का। अब चलो, अगर तुम यहाँ पर अवतल रख दिया होता, मान लो ऐसे अवतल रख दिया होता, तब किरण इधर से आएगी कि इधर से आएगी? किरण इधर से जाना है, उल्टा उल्टा मत चलना। किरण जाएगी भी जाएगी तो बाई से जाएगी, तब बाई से जाएगी तो यही से जाएगी, तो भाग जाएगी उधर, प्रकाश को अपसरित करती है। तो अब अपसरित करेगी समझो, तो इसको तो हम बैक लाएंगे तो यहाँ मिलेगी। तो इधर नाप रहे हैं तो क्या है वो, ऋणात्मक। तो अवतल की फोकस, अवतल की फोकस केना, निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी से केना ओन्ना। चलिए आगे, यानी कि निर्देशांक चिन्ह पर पार्टी याद रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव वहां पर क्लियर रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब आगे चलेंगे, जिस माध्यम का आवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है या अधिक? अब देखिए, अब इसको क्लियर एक बार और करते हैं, ऐसे तो हम पीछे करवे किए हैं, तो एक बार और, पानी का अपवर्तनांक 1.33 क्या, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। गौर करो, अब कह रहा देखिए अपवर्तनांक कम होता है, तो अपवर्तनांक कम है नहीं बोरे, कम है। अब ये दोनों में ध्यान दो, हीरा ज्यादा ठोस है कि पानी ज्यादा ठोस है? तो हीरा ठोस ज्यादा है तो इसमें चाल उसकी क्या है, कम है। अब पानी ठोस कम है तो चाल, अपवर्तनांक कम का मतलब कि प्रकाश की चाल ज्यादा। हो गया, वही तो कह रहा आपसे कि उसमें प्रकाश की चाल कम होगी कि ज्यादा, तो ज्यादा होगी। यहां से समझ लो ना, दो गो कर लिख करके, अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक ज्यादा। तो अपवर्तनांक कम है इसका मतलब है इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है इसका मतलब प्रकाश की चाल। हो गया, चलिए अब वहां पर 4 को हमने लिख करके आपको चैप्टर में अच्छा तरह से समझा दिए थे। अब आगे हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल को काहे लगी, हाँ वो प्रकाश को अभिसरित करते हैं। अभिसरित मतलब कि कहीं से दूरी से आई प्रकाश किरणें एक के जगह फोकसित कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग अभिसारी। अब ऐसा वाला रहेगा ना तो एगो एना का चित्रो बना देना, वहां पर एगो ऐसे करके ले लेना उत्तल लेंस, ये मुख्य फोकस कर देना, वहां पर कलर चेंज करके ऐसे 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 सब में तीर लगा देना, तीर लगा देना एक ही जगह। किसी को दिक्कत हो गया, प्रकाश का अभिसरित कर देना, क्लियर। तो कौन सा लेंस? आगे, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत दूर अनंत पर है ना, तो कहां बनेगा वो? 2f पर बनेगा। कहां बनेगा वो? ठीक है, अभी तो चित्र किरण आरेख से समझ गए थे हम लोग, 6 गो किरण आरेख देखे थे, नहीं आप लोग बनाए भी थे कॉपी में। जब वस्तु अनंत पर रहती है तो कहां बनती है प्रतिबिंब? कोई दिक्कत? चलिए आगे, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी, वास्तविक का मतलब उल्टा, आभासी का मतलब सुल्टा, क्या सीधा, तो उल्टा और सीधा दोनों बनाता है कौन?
उत्तल क्या उत्तल? उत्तल हमरा याद ना है बुआ, तो लोग जानो अपना। लेंस में बोलेंगे उत्तल, लेंस में बोलेंगे, और दर्पण में कौन? अवतल। नहीं देखिए चित्र पर याद रखिए ना, चित्र हम लोग पढ़े थे अभी तक, चित्र हम लोग पढ़े थे 6 गो चित्र, किससे? अवतल से। यहाँ पर वस्तु था, तब तो इसका फोटो यहाँ बना था पीछे एकदम खूब लम्हर करके, ना बना था जी? ये क्या हो गया? अब आगे चलेंगे। यहाँ पर आया था, ऐसे आया था, यहाँ आया था उल्टा, यहाँ था, यहाँ आया था तो उल्टा, यहाँ था, यहाँ आया था उल्टा, यहाँ था, यहाँ आया था उल्टा। तो एक जगह क्या था आपका? सीधा, बाकी जगह उल्टा। इसी चीज को हम लोग कर दिए थे ऐसे ऐसे ऐसे। अब वस्तु आई थी इधर से, भाग गई उधर, ना भाग गई, तो इसको बैक करके लाए थे, इधर में लाए थे ना। आप इससे सी से इसको मिलाए थे तो यहाँ पर फोटो बना था। तो हमेशा कहीं भी रहेगा तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। उत्तल जो दर्पण था गाड़ी के साइड मिरर में, उसमें क्या था? सीधे सीधे बन रहा था। तो हमेशा सीधा बनता है, उल्टा तो बनता ही नहीं उसमें। कभी गाड़ी का चक्का ऊपर और छतरी नीचे गुरुकते नजर आया है कभी? क्या कभी नहीं ऐसा होता है। इसका मतलब है उत्तल हमेशा सीधा बनाता है, अवतल दर्पण हमेशा सीधा आभासी दोनों बनाता है, यानी कि उल्टा और सीधा बनाता है। अब उसी चीज को अब लेंस में चलते हैं। तो लेंस में ये हमारा है, इसमें हम लोग 6 गो फोटो देखे थे। जब वस्तु यहाँ थी तो इसमें ऐसे आई थी, इसका फोटो ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, दोनों बढ़ते गया था, फैलते गया था, तो हम बैक लेके गए थे, मिला दिए थे, तो एक जगह सीधा था। बाकी का फोटो जो हम लोग बनाए थे, इसमें 6 गो बनाए थे, इसके बाद यहाँ दिए थे, यहाँ दिए थे, यहाँ दिए थे, यहाँ दिए थे, आई थी ऐसे न रे, इसके बाद ऐसे करके यहाँ मिली थी, कखनो हेना मिली थी, कखनो हेना मिली थी, कखनो हेना मिली थी, फोटो हेना बना था, तो उस उल्टा बना था, यानी वास्तविक। तब कब? तब लेंस जब रहेगा उत्तल तब। अब अवतल में ऐसे था वस्तु, किरण आरेख आई थी किधर से? ऐसे जा रही थी, तो ये जाना चाहिए तो भाग गई वहां ने, ये घुमा दिए ने, हेने से वक्ता केंद्र को मिला दिए, तो क्या बना? सीधा ना बना। तो अवतल लेंस में सीधा, और दर्पण में उत्तल दर्पण में सीधा, दुन्नु प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दुन्नु कौन? तो दर्पण में अवतल और लेंस में। क्लियर हो गया ना? क्योंकि अब आगे इसके बाद हमको लेंस उन्स का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि चैप्टर हमारा चेंज हो जाएगा वहां से, ठीक है? लेंस दर्पण कहानी खत्म हो जाएगी इसी चैप्टर में, तो जो भी करना है यही चैप्टर में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? अब आगे है, यदि कोई लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा, देखिए लेंस द्वारा सीधा और छोटा है तो कौन सा होगा? वो अवतल होगा ना। वो कौन होगा? दर्पण में उत्तल और लेंस में कौन? अवतल ना। अभी नहीं बताए, अभी अवतल बताए ना, इसे हो ऐसे, यहाँ से हम वस्तु रखे थे, ये यहाँ गई थी तो यहाँ से भाग गई थी पीछे। अब इसको क्या किए थे? हम यहाँ से लाए थे तो यहाँ पर मिलाए, और फिर इससे ऐसे मिलाए थे, यहाँ पर वस्तु का फोटो बना ना, तो हमेशा सीधा ना बना, वो अवतल ना है। इसमें बनाए थे, यहाँ पर गया था, यहाँ पर वस्तु था, यहाँ पर वस्तु था, इससे आया तो यहाँ बना फोटो, इससे आया तो यहाँ बना फोटो, इससे आया था नहीं जी, तो यहाँ पर उल्टा ना बन रहा जी। लेंस में, उत्तल लेंस में दोनों हमेशा सीधा और छोटा पूछेगा तो कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये सब चित्र को याद रखिए ना, तब समझ में आएगा। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी, बउआ रे आवर्धित का मतलब कि याद है ना, सीधा सीधा, आवर्धित का मतलब सीधा सीधा, क्या? और बड़ा, सीधा और बड़ा, सीधा और बड़ा। उत्तल लेंस में कब? जब हम लोग P और F के बीच में होते हैं तब। वही कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के सामने प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र मतलब P और फोकस के मतलब F, यानी दोनों के बीच में रहेंगे, तब ये एक के जगह हमको आभासी बनता है। उत्तल लेंस में कहां पर आभासी? एक जगह, F से पहले। दर्पण में कब आभासी? एक जगह, जब F से पहले, ठीक है? दोनों में F से पहले रहते हैं तो आभासी, बाकी जितना फोटो है वो वास्तविक, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार चित्र से समझ लेते हैं तो अच्छा क्लियर हो जाएगा सब लोगों का डाउट। देख भाई, ये दर्पण मेरा, ये कौन सा दर्पण?
ये ऐसे गई, समझना थोड़ा सा मेरे भाई। यहां पर हमने दिया F, यहां दिया हमने P, वस्तु को रखा हमने यहां, आपतित किरणें गई ऐसे, ये यहां से ऐसे रिटर्न होगी। क्लियर है? चलिए अब दूसरा रेखा जो जाएगी वो C से जाएगी, तो ऐसे जाएगी। क्लियर? तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं, पीछे। बउआरे आभासी बनाना, क्योंकि सीधा है, हो गया ना। तो आभासी कब बनता है, जब P और F के बीच में होते हैं तब। अब लेंस में चलते हैं। क्लियर है? अब यहां पर F, यहाँ 2F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2 आपको दिखाई पड़ रही है? सामने आ जाइए, बैठ जाइए, इधर से आ जाओ। अब देखिए यहां वस्तु रखेंगे, इधर से, इधर जाओ। अब देखिए हम यहां से वस्तु को ऐसे रखेंगे। क्लियर? वस्तु को यहां रखेंगे तो यहां से ये जाएगी कहां, ऐसे। अब दूसरा हम लोग क्या मिलाएंगे, इसके P से मिलाएंगे ऐसे। तो अब दोनों तो दूरी बढ़ रही है ना, तो इसको बैक ले जाएंगे, तो ये भी सीधा बन रही है, तो आभासी बन रही है। तो एक की जगह यहां भी आभासी, एक जगह यहां भी आभासी, यानी कहने का अर्थ है कि दो जगह हमें आभासी प्रतिबिंब दिखाई। क्या हुआ? चलिए समझ में आ गई बातें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 समझना। तो आभासी कब रहेगा, याद रखेंगे ना, एफ से पहले, एफ से पहले, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब कब, एफ से पहले, यानी पी और एफ के बीच। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहां रखेंगे, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अनंत पर बनता है एक ही जगह, याद रखेंगे कहां, जब हम एफ पर होते हैं तब, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, दोनों में कहां रहेगा, अनंत पर। मतलब नहीं समझे, फोटो से समझा देंगे तब समझ में आएगा। हाँ, एक बच्चा हम लोग पढ़ा रहे थे बहुत दिन पहले, तो एक बच्चा बोला कि सर अगर फोटो से बता देते हैं ना तो हमको बहुत दिन याद रहता है, ऐसे जल्दी भूल जाते हैं। चल ना फोटो ये देख ले भाई, क्या दिक्कत है। देखो ये क्या हमारा, अब यहां से आ जाओ। अब यहां देखो क्या है तुम्हारे पास, ये F है और ये क्या है, C है। अब गौर करो, यहां पर वस्तु को रखोगे जब यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये लौटेगी कहां से, F से। अब तुम क्या करोगे, इसको ऐसे मिलाओगे ना, इसको मिलाओगे तो ये ऐसे बढ़ते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। अब वो कहां जाके मिल रही है, ये कटेगी नहीं, इसका मतलब है वो अनंत। क्या बन रही है भाई, तस्वीर कहां बन रही है, कब, जब एफ पर होते हैं तब। कोई दिक्कत? सेम कहानी लेंस में भी है, ये ऐसे है, यहां पर हमारा F, यहां पर है F1, यहां पर है F2, आगे आगे बढ़ लीजिएंगे, 2F2। अब यहां पर हम वस्तु को रखेंगे तो ये मुख्य अक्ष क्या होगी, समांतर जाएगी, तब फोकस से गुजरेगी। और दूसरा हम लोग कहां से ले जाएंगे उसको, P से। तो इसको ले जाएंगे ना तो ये दोनों समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी अब पता नहीं कहां मिल रही है, तो उसको एक नाम रख दिया गया है अनंत। ठीक है? तो अनंत पर कब बनेगा, जब F पर होंगे तब, यानी फोकस पर होंगे तब, चाहे वो लेंस पूछे या दर्पण। तो दो चीज क्लियर हुआ ना। अभी देखिए पहले हम लोग F से पहले थे तो आभासी सीधा बड़ा, अब F पर आ गए हैं तो हो गया अब अनंत पर फोटो बन गया, नहीं उल्टा, और कहां, अनंत पर। अब आगे, दैनिक जीवन में लेंस का साधारण उपयोग, लेंस का उपयोग आप लोग कहां कहां करते हैं, तो चश्मा में करते हैं, दूरबीन में करते हैं, नहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करते हैं, यही सब होता है, अभी दृश्यक में होता है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं बुआरे। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाली जो चित्र है वो वास्तविक है या आभासी, आभासी है, वो वास्तविक है, वो क्या है, वास्तविक। समझे? सिनेमा हॉल की जो चित्र है ना वो कैसी है। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि सर जी
हम तो देखते हैं मोबाइल में तो सीधे सीधे सब कुछ दिखाई पड़ता है ना, लेकिन वो वास्तविकता क्या है, वो वास्तविक होती है, वो उल्टी तस्वीर होती है जो आपको सीधा करके दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए तो कैसा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वास्तविक। सिनेमा हॉल की जो तस्वीरें हैं वो कैसी होती है? चलिए अब आगे चलेंगे। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अब देखिए हमने तो क्वेश्चन बता दिया, लेकिन एक बच्चे बड़ा कंफ्यूजन में है, वो हमसे सवाल तो नहीं किया लेकिन उसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ बाकुल हो गया था, तो उसको हम क्लियर कर दें क्या राजू? बात सही है ना? देखो अभी तुम इसमें देखोगे, हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो हमें दिखाई पड़ रही है सब उल्टा, आकर के तुम देख लो, लिखा हुआ सारा चीज क्या है आपको उल्टा दिखाई पड़ रही है, यानी वो वास्तविक है। लेकिन जब आप देखते हैं उस चीज को तो वो कैसा दिखाई पड़ती है आपको? आप समझ में आ रही बात? सेम कहानी वहां पर यही होती है। चलिए आई किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु, तब बउआ रे आभासी तो एक के जगह, उत्तल लेंस में कहां पर? जब एफ से पहले होते हैं तब, तो वही तो पूछ रहा है कहां रखेंगे बुआ रे? तब फोकस से पहले, यानी कि पी और एफ के बीच, इधर होगा पी नहीं, क्योंकि आपतित किरणें इधर से नहीं जाएगी, तब पी और एफ के आभासी पूछेगा तो कहां बताएंगे हम लोग, चाहे वो लेंस चाहे। अब आगे चलें क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर दुगनी फोकस दूरी पर रखी हो तब प्रतिबिंब कहां? तो सीधा सीधा बात, दुगनी फोकस दूरी पर है तो दुगनी फोकस दूरी पर बनेगा। हमने बताया था आपको अभी अभी तुरंत जस्ट पीछे क्लियर किया था, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, 2f पर रहेगा तो 2f पर ही बनेगा, बराबर बराबर। f 2f पर रहेगा तो 2f पर बनेगा, बराबर बराबर नहीं बनेगा रे। अभी फोटो बनाए थे ऐसा वाला ना, इसका मतलब है कि कहां पर बराबर बनती है? पूरे लेंस में एक ही जगह बराबर बनती है, ऐसे एक जगह और बनती है लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है। ध्रुव पर रहेंगे तब बराबर बनेगी, एकरे ध्रुव पर रहेगा तब बराबर बनेगी, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है। पढ़ना हमसे पूछता क्या है? 2f वाला पूछता क्या है? तब वस्तु का बराबर प्रतिबिंब कब? जब हम 2f पर होंगे तब, यानी दुगनी फोकस दूरी पर होंगे तब। किसमें? लेंस में। और दर्पण में उसी चीज को बोलेंगे वक्ता केंद्र पर होंगे तब। कोई दिक्कत? तो क्या बोलेंगे आप कि वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहां होना जरूरी है? 2f पर। अब आगे चलते हैं। एक पतले लेंस की फोकस दूरी, बउआ रे सुनो तनी, पतले लेंस की फोकस दूरी 10 cm है। अरे 10 तो ठीक ठाक था, ये माइनस देके गड़बड़ कर दिया हमको, नहीं। तब पूछता है कौन सा लेंस? अवतल होगा। अच्छा, अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक हम लोग निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी से समझ चुके थे क्या, कि ऐसे देखे थे, ये हमारा लेंस था और ये ऐसे आया तो इधर भाग गया ना, तो पोजीशन से उन्ने भागा, नहीं मिडिल पॉइंट से सुनिए ना, मिडिल पॉइंट से उन्ने गया तो वो धनात्मक हुआ। इसी चीज में हम रख दिए थे ऐसे करके, कौन चीज? अवतल लेंस रख दिए थे, तो ऐसे गया था लेकिन वो भाग गया उन्हें, तो इसको बैक करके ले आए, तो यहाँ बनाए थे नहीं बनाए थे, तो इसका मतलब क्या है? वो नहीं, यहाँ सॉरी चित्र नहीं, यहाँ पर F, तो ये हुआ ऋणात्मक। तो कौन सा लेंस हुआ बताओ? अवतल। कौन सा होगा? अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसी लेंस की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस के फोकस f में क्या संबंध? क्या संबंध? तो ऐसा याद, लेंस सूत्र याद करो, 1/f 1/, यही संबंध है। क्या संबंध है? ये लिख देंगे, यही संबंध है। यानी उसकी फोकस प्रतिबिंब दूरी में से वस्तु दूरी को घटाने पर, अनुपात में घटाने पर क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। यानी लिखेंगे किसी वस्तु की जो प्रतिबिंब दूरी है और उसके वस्तु दूरी के अनुपात में घटाने पर हमें मिलेगा उसका फोकस, ये उसका संबंध है। ठीक है, आगे फिर ऐसे क्वेश्चन है, किसी लेंस की वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, लेंस द्वारा आवर्धन
तो आवर्धन बराबर अभी कितना बार पढ़े थे, याद है ना, माइनस भी बटे का यू, प्रतिबिंब दूरी बट्टे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे, क्लियर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h1 बटे h2, ये ऊंचाई में हो गया, ये दूरी में हो गया, हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आई बातें, इतना समझ गए, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। तो 30 तक क्लियर हो ना क्या सब लोगों को। तो 31 देख ही लेते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता में क्या संबंध है भाई, तब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। नहीं, लेंस की क्षमता यानी कि पावर P, तो 1 बटे का दिए थे F, यानी ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, कोई दिक्कत। तो लेंस की क्षमता और उसके फोकस दूरी में क्या संबंध, तब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे, लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक कुछ होता नहीं है, लेकिन बोलचाल की भाषा में उसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं, लेकिन बोलेंगे डायोप्टर, लिखते हैं कैसे, तो m के पावर -1, याद रखिएगा, लिखाएगा ऐसे, देखिए वहां लिखा होगा, लिखाएगा m के पावर -1, लेकिन ठीक है, संकेत में हम लोग d लिखते हैं। चलिए अब आगे, सही है। किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता प्लस है, देखिए कल पढ़ाए थे ना कि तानिया के दादी के चश्मे का पावर कितना था, 1.5D, हमको याद आया था, हम देखे थे वहां, इसलिए क्वेश्चन भी हम बना दिए उसने। तो उत्तल लेंस होगा कि अवतल, क्योंकि फोकस प्लस में है तो उत्तल ही होगा, सीधा सीधा। तो कौन सा लेंस, अरे बउआ आगे चलबी ना तो एक में दूसरा तरीका से पूछ दे क्वेश्चन, हाँ चैप्टर अगला में कहे कि अगर वो प्लस में है तो कौन सा बीमारी, निकट या दूरदृष्टि, वहां पर देखेंगे कौन सा होगा, ठीक है ना, नहीं वहां निकट दृष्टि होगा, ठीक है ना। उत्तल किससे दूर होता है, निकट से, वो कैसे होगा तो आगे ट्रिक देख लेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। प्लस में है डायोप्टर, प्लस में है डायोप्टर, तो इसका मतलब कौन सा, चलिए आगे। किसी वस्तु, देखिएगा, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, मान लीजिए कोई एक लेंस था ऐसे, है ना, अब कुमकुम क्या की, आधा भाग को काला से क्या कर दी, ढक दी इसको, तब बताइए क्या प्रकाश का आवर्तन होगा, तो हाँ होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्रकाश तो ऐसे आई थी, यहां से हमको क्या लेना देना, ऐसे टर्न हो गई। फोटो दर्पण में नहीं बनेगा, वो अलग बातें हैं, क्योंकि दर्पण में तो हमको दिखना है, उसमें आईना रख ले हैं, आधा ढक दिए तो आधा भाग दिखाई पड़ेगा आपको, फोटो नहीं दिखाई पड़ेगा, समझ में आई बातें। लेकिन लेंस तो अपवर्तन के बाद बनती है, तो यहां आपको दिखना है, कोई दिक्कत। क्या प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो हाँ अपवर्तन होगा, ठीक है, क्या होगा। चलिए अब आगे, लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाता है, तो सीधा सीधा अपवर्तन के बाद, क्योंकि ऐसे हैं और यहां से अगर वो अपवर्तित नहीं हो तो क्या फोटो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तो किसके बाद, तो लेंस में प्रतिबिंब कब बनती है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, समझने वाला ज्यादा ना है। अब आगे, किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसका मतलब क्या, तो हम लोग पढ़े थे, याद है ना, अरे बउआरे लेंस की क्षमता माने P 1 बटे का F, तब P 1 है, 1 बटे का F, आरे तिरछे गुना करो, F बराबर कितना, नहीं होगा जी, इसका मतलब क्या है, वो फोकस भी कितनी है, 1 मीटर है भाई मेरे, ऊपर में क्या लिखते हैं, 1 मीटर ना लिखते हैं जी, तो नीचे भी फोकस हुआ कितना, 1 मीटर, समझ में आगे बातें। अगर डायोप्टर 1 है, इसका मतलब फोकस दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है। कैसे है तो समझ गए, फिर से एक राउंड देख लेते हैं। P बराबर 1 बटे का F, P कितना आपको दे रखा है, 1, अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं, अब 1 बटे का F, ये सब मीटर में लिखल है, फट फट गुना कर देंगे, तो F बराबर 1, किसी को दिक्कत, तब यहां मीटर में है, हो गया। आगे बेटा बच्चियों, चलिए आगे चलते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी है, तो देखिए बोले 2 मीटर फोकस, F कितना है तुम्हारा, 2 मीटर, क्षमता पूछ रहा है, तो 1 बटे का F, 1 अब बटे का भागने लगी सुक्का,
5, कितना आ गया 0.5 डायोप्टर, कितना अगर रहता, अगर मान लीजिए यहां रख देता 20 cm, तब क्या करते 100/20 ना। ये सब हम कल लेंस की क्षमता में अच्छा से क्लियर कर लिए थे। चलिए इतना समझ गया है सब लोग। आगे क्वेश्चन है 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। अब देखो, अब उत्तल लेंस अवतल लेंस करके पूछ लिया तो कुछ नहीं, P बराबर कितना 1/1, मीटर कितना 2, तो भाग करेंगे तो 0.5। F उत्तल में प्लस होता है कि माइनस, तो प्लस होता है ना, F तो प्लस होता है, तो हो गया प्लस 0.5 D। किसी को दिक्कत? बस देखिए दिमाग वहां पर इतनी लगाना था कि उत्तल कह रहा है इसलिए प्लस लिखेंगे, अगर यही चीज कह देता कि अवतल तो क्या कर देते यहाँ पर माइनस कर देते, बात खत्म। हो गया क्लियर? चलिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग प्लस। अब आगे चलते हैं। एक लेंस की क्षमता +5D है, तो लेंस किस प्रकार का था? प्लस है तो क्या होगा, अभी अभी तुरंत देखे प्लस है तो क्या होगा भाई, हो गया। अगर आप इस सारे चीजों को अच्छा तरह समझना चाहते हैं तो हमारा एक प्रॉपर वीडियो है ना, निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे बना, नहीं लेंस सूत्र को हमने कैसे चित्र द्वारा समझे, फिर हमने लेंस की क्षमता को कैसे हमने मोटरकी या पतरकी से हम लोग समझे, है कि नहीं। और बाद और सारे चीजों को हम लोग एकदम एक एक चीज का ऑपरेशन कर दिए थे बिल्कुल, है ना। अगर वो चीज देखना चाहते हैं तो चले जाइए हमारी चैनल पर, सब वहां पर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, फिजिक्स का प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है ना, तो वहां पर से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप सर्च करिए ऑलवेज न्यू 142 बाय राकेश सर, आप फिजिक्स का प्लेलिस्ट निकालिए, आप फटाफट उसमें देखिए सारा वीडियो एक ही जगह मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतने ही, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।